प्रिय बच्चों, कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी आज आपको हिंदी प्रेमचंद पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा था कि बूढ़ा अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर चड्ढा उस बच्चे को देखने से मना कर देते हैं। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर काम का एक नियत समय था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। सील और बुने का पितला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश में सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का साधन भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन का मतलब होता है एक नाटक। स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही उसका मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई बुलाता, कैलाश उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुगलें करते। बेचारे को दम मारने का भी अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। आज मैं नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांप पालने का और उसको खिलाने नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्को व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी जमा करने का उसे मर्ज था। मर्ज का मतलब है उसे शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था।
उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन उसका था। व्यसन का मतलब है यही उसका एक शौक था। इस पर वह हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी भी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या यूँ कहें कि वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। उसका यह आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में इतनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इस बात का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा। कमरे में पैर रखने की तिल भर जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानेंगी। मिस गोविंद मृणालिनी के लिए आया है बच्चों, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया। रद्दा चढ़ाया का मतलब है उनकी हाँ में हाँ मिलाया। दिखा क्यों नहीं देते? मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हो। कोई दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ जाती। तीसरे ने भी मजाक उड़ाया। अजी बोलना छोड़ देती। भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर। मृणालिनी ने देखा ये सोहदे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद ही अपनी वकालत कर लूँगी। इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीत भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने लाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालते। वह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया, लेकिन मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालूं, दूर से ही दिखा दूं, बस जरा नचा दूं। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। वह पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इससे सांप दिखाने का आग्रह किया, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दुखा दूं। कहकर उसने एक काले सर्प को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे और अधिक जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं कैलाश, नहीं, ईश्वर के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन को पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंख से देखिए तब मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा ही समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना होगी तो उसे हरगिज़ नहीं काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि कैलाश इस पर तो भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलते हैं। देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था।
उसने सांप की गर्दन को पकड़कर जोर से दबाया। इतनी जोर से उसकी गर्दन दबाई कि उसका मुख लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि यह उससे क्या चाहता है। शायद उसे यह भ्रम हुआ कि वह उसे मार डालना चाहता है। अतः उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया तो उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। विश्वास आया या नहीं आया? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित रह गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को कोई स्थान नहीं था। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने जैसे ही सर्प पर अपनी गर्दन पकड़ को ढीला किया, उसने उसे उसकी उंगली पर जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली को दबाया और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में जहां जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको इसके आगे का कहानी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।